तो फिर उसी पर चर्चा होगी। उसमें ये था कि डेथ जो क्वांटम फिजिक्स के विशिष्ट में का डाटा जो उनके पास आया है और यूज कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डेथ मे बी एन इल्यूजन। और नहीं तो वो डेथ की क्या परिभाषा किए हैं, इल्यूजन की क्या परिभाषा किए हैं, पहले तो हम लोग को उस परिभाषा पे आना होगा ना। तो वो किसको मृत्यु कह रहे हैं और इल्यूजन किसको कह रहे हैं और ये ऑब्जर्वेशन किसको कह रहे हैं, इसको प्रयोग का अपना वो आर्टिकल है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, ये आर्टिकल आपको भेजा था। डेथ डजंट एग्जिस्ट एंड मे ओनली बी एन इल्यूजन अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। तो ये इसकी प्रस्तावना पढ़ रहा है, इसका मेन आर्टिकल तो लंबा है। क्वांटम फिजिक्स डाटा सजेस्ट दैट डेथ मे नॉट बी द एंड, फिजिसिस्ट सेज। लेकिन डेथ की क्या परिभाषा है, पहले तो हम उस पर परिभाषा पर आएंगे, फिर ना हम उस पर कहेंगे कि वो क्या डेथ क्या है। पूरा सुन लीजिए जो कह रहे हैं। For centuries, death has been considered the definitive end of life, a biological certainty. तो ये आपके प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया। However, emerging theories rooted in quantum physics suggests that death may be an illusion shaped by our perception. At the heart of this idea lies the principle that an observer influences reality, changing how it appears and its nature. This principle challenges the notion of an objective reality, implying that what we experience, including death, could be a construct of our minds. Let's dive in. इसमें और अंदर चलें। नहीं तो पहले हम लोग इतने छोटे छोटे पर करते चले, नहीं तो फिर लंबा फिर हम लोग कुछ वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। जी जी। ये जितना अभी पढ़े आप पहले इतना ही पर चर्चा करें। जी। तो जैसे ये कह रहे हैं कि जो कुछ घटना घट रही है वो वास्तव में नहीं घट रही है, बल्कि हमारे परसेप्शन है। परसेप्शन यही कहना चाह रहा है ना जी। पर्टिकुलरली डेथ के बारे में वो कह रहे हैं। हाँ। कि हालांकि जो ये आप पढ़ रहे हैं ना, साइंटिस्ट ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बायोसेंट्रिक थ्योरी है। हाँ। ये जो थ्योरी है आप जो पढ़ रहे हैं, मैंने इस थ्योरी को पढ़ा हुआ है। अच्छा। ये थ्योरी है बायोसेंट्रिक थ्योरी कहलाती है। तो बायोसेंट्रिक थ्योरी तो वो जो डेथ को कहते हैं कि हाँ डेथ एक डेफिनेटिव एंड है। तो बायोसेंट्रिक थ्योरी यही कहती है कि जो कुछ भी घटना घट रही है, डेथ लाइफ जो भी हम महसूस करते हैं, ये जो है ये हम महसूस करते हैं। हाँ। यानी महसूस करने वाले हम हैं। हाँ। तो इसके आधार पर वो कुछ भी करते हैं, यानी कोई घटना घट नहीं रही है, सिर्फ हम जो है परसीव कर रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, ये हमारा परसेप्शन है जी। लेकिन सवाल ये उठता है, यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं इसमें। एक सवाल ये उठता है यहाँ कि हम क्या है। एक सवाल तो यहाँ वो ये उठेगा कि वास्तव में हम क्या है। हम क्या है। हाँ, क्योंकि ये परसीव करने वाला कौन है। फिर ये जो परसेप्शन है ये किस आधार पर होता है। अगर बाहर कुछ नहीं होता है, अगर बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा दिमाग परसीव कैसे कर रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है तभी हमारा दिमाग परसीव कर रहा है। कुछ नहीं को कैसे कोई परसीव करेगा। सदैव कुछ ना कुछ होता है तभी परसीव करता है। जीरो को कोई परसीव थोड़ी करता है, और जीरो तो कुछ है ही नहीं, जीरो सिद्ध ही नहीं किया सकता है। तो ये इसका मतलब है कि बाहर घटनाएं घट रही है। ऐसा नहीं है कि बाहर घटनाएं नहीं घट रही हैं। और जो ये कहते हैं कि नहीं बाहर घटना नहीं घट रही है, सिर्फ हम जब परसीव कर रहे हैं अपने मन से ही बना ले रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। हाँ, इसका कुछ पार्ट ज़्यादा सही हो सकता है कि घटना कुछ घट रही है और हम कुछ और परसीव कर रहे हैं, ये हो सकता है। क्योंकि जो परसीव करने वाला है उसका भी अपना एक वो महत्व होता है, उसके भी अपने एक रिएक्शन होते हैं। बाहर में जो घटना घट रही है वो भी एक रिएक्शन होता है। उदाहरण के लिए बाहर में अगर कुछ लाल है तो एक व्यक्ति उसको लाल को लाल के रूप में देख सकता है, एक व्यक्ति उसको हरा देख सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ तो है जिसको कुछ कोई लाल दिख रहा है, कोई हरा दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है। हाँ,
तो आदमी अपने परसेप्शन से भी है और बाहर से में भी कुछ घटनाएं घटी होती हैं। अगर व्यक्ति को बाहर की घटनाओं से शून्य कर दिया जाए, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसे पोजीशन पर ले जाया जाए जहाँ कि उसका माइंड बाहर के किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के योग्य ही न रह जाए, माइंड में जो भी बाहर के सिग्नल को रिसीव करता है उस सिग्नल को इसको काट दिया जाए और सिग्नल रिसीव करने वाले जो परसेप्शन की जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमारे माइंड के अलग अलग सेंटर्स हैं, कोई विजन को करता है, कोई ऑडिशन को करता है, हाँ, तो उन सबको अगर काट के हटा दिया जाए माइंड से तो पता चला कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स कर सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो ले रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो डेथ इन नॉर्मल सेंस जो एक जगत में हम लोग लेते हैं, यानी कि जो हमारी जो फिजिकल एंटिटी है या मेडिकल टर्म्स में जिसको डेथ कहते हैं, ये उसको ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली डेथ जो है ना, डेथ क्या है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, डेथ की एक पूरी रेंज होती है, डेथ की एक रेंज होती है और रेंज की अलग अलग लेवल पर डेथ होती है। जैसे कि एक व्यक्ति की डेथ हुई, व्यक्ति के एक पार्ट की डेथ हुई और शरीर के किसी अंग की डेथ हुई, शरीर के किसी कोशिका की डेथ हुई, ये सारे डेथ ही अलग अलग हैं। कोशिका में भी जो क्रोमोसोम है उसकी डेथ हुई, क्रोमोसोम में भी जो डीएनए है उसकी डेथ हुई, तो डीएनए का डेथ अलग हो जाएगा, सेल का डेथ अलग हो जाएगा, क्रोमोसोम का डेथ अलग हो जाएगा, बॉडी पार्ट का डेथ अलग हो जाएगा। सारे डेथ एक साथ आकर नहीं करते हैं। और डीएनए से भी जो जिससे डीएनए बना है, हाँ, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, ये सब जो कहा जाता है, तो उनका भी डेथ हो सकता है जो डीएनए का पार्ट है। तो उसमें से कोई एक डेथ कर गया, यानी एक एडेनिन डेथ कर गया, इसका मतलब यानी एक डीएनए डेथ कर गया। ये इतने माइन्यूट उसमें नहीं गए हैं। और ये जो एक हमारा जो वर्ल्डली परसेप्शन है डेथ का, ये उसकी बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल टर्म में हम मनुष्य वर्ग। हाँ, तो उसी चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ, मैं इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ समझा के कि डेथ जो है कोई एक इवेंट नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सीरीज है। हाँ। और इस सीरीज का जो है आप एंड नहीं कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा शरीर मर गया है लेकिन हमारा डीएनए जिंदा है, जैसे कि जीवाश्म मिल रहे हैं ना, जैसे फॉसिल मिल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के फॉसिल, वो मर गए हैं सामान्य रूप से, तो वो मर गए हैं, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है लाइफ का, वो डीएनए भी बाकी है। डीएनए है, और उस डीएनए से हम फिर उस व्यक्ति उस चीज़ को जिंदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसका जो लेवल मर चुका, तो उसको हम फिर से वापस कर सकते हैं जो लेवल जिंदा है उससे। तो इसका मतलब है कि पूरी डेथ उसकी नहीं हुई है, पूरी डेथ हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि ये पूरी लाइफ की श्रृंखला है। और वो श्रृंखला जो है, आपकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी, आपका नॉलेज जितना एडवांस होगा, उस लेवल से आप उसमें से खींच करके ला करके कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। तो डेथ तो किसी एक इवेंट को हम नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी का डेथ हुआ, हम कह सकते हैं ये हार्ट का डेथ हुआ, हम कह सकते हैं माइंड का डेथ हुआ, हम ये कह सकते हैं इस सेल का डेथ हुआ, हम ये कह सकते हैं कि इस क्रोमोसोम का डेथ हुआ। पूरे का पूरे एंटिटी का डेथ नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डेथ वास्तव में जो है वो एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, डेथ रिलेटिव चीज़ है। और जो रिलेटिव चीज़ है तो वो किसी न किसी के सापेक्ष में होगा, संदर्भ में होगा। ऐसा बस जो फिजिकल हमारा अपीयरेंस है, हाँ, फिजिकल अपीयरेंस है, ये हमारा साइकोसोमेटिक अपीयरेंस है। जो हमारी साइकोसोमेटिक एग्जिस्टेंस है, जब ये किसी भी प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो गई वर्तमान फॉर्म से, तो दैट इज कॉल्ड डेथ। जो क्लिनिकल डेथ होती है, जो डेफिनेशन होती है, जो डॉक्टर्स देते हैं, यहाँ राइटर उसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो जो डॉक्टर देते हैं क्लिनिकल डेथ ना, तो अभी उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो सोचते हैं ये डेथ कर गया। तो जब हम लोग वही तो टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो फिर जिसको क्लिनिकल डेथ कहा जा सकता है उसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है। तो क्लिनिकल डेथ जिसको वो कह रहा है वो कल नहीं हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट नहीं रहा ना, एक सापेक्षिक संदर्भ में रहा ना। वो टेक्नोलॉजी अभी तो हमारे पास नहीं है। सवाल इसके नहीं है कि नहीं है, हमारे पास थ्योरी तो है, हमारे पास थ्योरी तो है, हमारे पास समझ तो है। हाँ, और जैसे डॉक्टर पहले क्या करता था, उदाहरण के लिए पहले जैसे सांस नहीं चलती थी, मर गया ये, हाँ, तो फिर उसमें हुआ कि नहीं भाई सांस नहीं भी चल रही है ना, लेकिन हृदय गति चल रही है, तो फिर से आदमी वापस आ जाता है। इसका मतलब पहला जो डेथ डिक्लेयर किया था वो गलत था, अब दूसरा डेथ जो डिक्लेयर किया है
इस पर भरोसा करना। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि नहीं, अगर सांस भी नहीं चल रही है और हृदय भी नहीं चल रहा है तो भी डेथ नहीं हुआ है। तब डॉक्टर कहने लगे नहीं, माइंड का डेथ हो जाएगा तो हम डेथ मानेंगे। फिर माइंड को हम बहुत लोगों को देखा गया कि ब्रेन डेड अभी नहीं हुआ है, और ब्रेन से फिर जो है हार्ट चलने लगा, और फिर हार्ट से जो है सांस चलने लगी, फेफड़ा चलने लगा। तो इसका मतलब हो गया कि माइंड डेथ इज रियल डेथ कहने लगे ये लोग, या क्लिनिकल डेथ कहने लगे। लेकिन जो एक गिवन टाइम के समय में जो हमारा जो एक परसेप्शन या जो एक वो बना रखा है बायोलॉजिस्ट ने कि इसको हम डेथ माने, नहीं तो हम लोग तो वास्तव में क्या रियलिटी है उस पर ना चर्चा करने बैठे हैं। हम लोग इस मंतव्य की चर्चा करने नहीं बैठे हैं कि एक डॉक्टर जो है क्या मान लेता है। डॉक्टर तो कुछ भी मान लेगा, वो ब्रेन डेथ को मान लिया, हम लोग उसको डेथ को नहीं मानेंगे ना। चर्चा करने तो हम वो बैठे हैं कि जो वर्तमान में एट दिस गिवन टाइम जो डेफिनेशन है डेथ की, उस पर ये जो फिजिसिस्ट कह रहा है कि जिसको हम आज डेथ मानते हैं कि डेथ का मतलब हो गया कंप्लीट जीरो वैनिश हो गया, ये ऐसा संभवतः नहीं है। हमारा क्वांटम फिजिक्स का डाटा ऐसा कह रहा है। तो ऐसा डेथ जो है कि कोई भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसे डेथ की परिभाषा जो है ये सिर्फ मूर्खों ने दी होगी, हमारे शास्त्र ने तो नहीं दी है ऐसा कि कोई व्यक्ति जो है जीरो हो जाएगा। इसमें तो शास्त्र की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बायोफिजिक्स उसकी यहाँ डेथ की बात हो रही है ना, शास्त्र में डेथ की बात की गई है ना, तो हम तो मानेंगे ना डेथ को। यहाँ तो इस लेख में शास्त्र को तो लिया ही नहीं है, उन्होंने तो शास्त्र को माना नहीं है। नहीं, उन्होंने डेथ को माना है ना, तो हम डेथ की जब बात हो गई है तो डेथ का जिक्र जहाँ जहाँ भी है वे सारे शास्त्र के अंतर्गत आ जाएंगे, वो सारे साहित्य के तहत आ जाएंगे ना। न तो साहित्य न तो शास्त्र, वो तो बिल्कुल डेफिनेटिव जो कि उनके साइंटिस्ट ने प्रूव करके रखा हुआ है, जो उन्होंने बनाया हो उसी की बात कर। मैं उसी की ही बात कर लूँ अगर, तो उसका भी तो एक साहित्य है ना, उसका भी तो शास्त्र है ना। साइंस के एक्सपेरिमेंट के और ऑब्जर्वेशन के डाटा है। तो साइंस का जो डेथ का जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये डेथ का ऑब्जर्वेशन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। डेथ का ऑब्जर्वेशन तो पहले भी हुआ था, मरते हुए लोगों को पहले भी देखा गया है, मरते हुए जीवों को पहले भी देखा गया है, और उसके आधार पर उन लोगों ने भी कुछ प्रयोग किए हैं, उनके भी कुछ अनुभव है, उसके हिसाब से उन्होंने भी कुछ बताया है। तो हम उनके डिफिनेशन को भी लेंगे ना, नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना, क्योंकि डेथ शब्दावली तो इन्होंने बनाई नहीं है। डेथ शब्दावली इन्होंने नहीं बनाई है, तो डेथ शब्दावली जिन्होंने बनाई है हम उनके भी चीज़ों को कंसिडर करेंगे और इनके भी चीज़ों को कंसिडर करेंगे, और फिर देखेंगे कि वास्तव में ये रियलिटी तक हम लोग अभी कहीं पहुँचे भी हैं या नहीं, ये अभी हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग को कहाँ तक जाना है, ये तो हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने जैसे कहा कि क्वांटम फिजिक्स ये कह रहा है कि वास्तव में डेथ होता नहीं, यही कहना चाह रहे थे ना ये कह रहे हैं कि जो डेथ का जो वर्तमान परसेप्शन है, जो बायोलॉजिस्ट वर्तमान परसेप्शन उनका है। हम लोग अपने शास्त्र को देखेंगे तो हमारा शास्त्र तो यही कहता है, जो क्वांटम फिजिक्स का वो कंक्लूजन दे रहे हैं, तो हमारा शास्त्र भी तो यही कहता है कि हम लोग कभी मरते ही नहीं। आपके परसेप्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो उसकी बात कर रहे हैं जो कि आज जो बायो साइंटिस्ट देते हैं, बायो साइंटिस्ट के हिसाब से जो है वो परसेप्शन, उसके बाद उसको लेकर के क्वांटम फिजिक्स क्या कह रहे हैं। नहीं, बायो साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि मरता है। हाँ, तो बायो साइंटिस्ट कह रहे हैं मरता है। वो कह रहे हैं कि फॉर सेंचुरीज डेथ हैज बीन कंसीडर्ड, डेथ इज नहीं कहा, आप यहाँ देखिए वर्ड्स को, डेथ हैज बीन कंसीडर्ड, ये माना जाता है। हाँ, तो ये माना कौन मानता है? साइंटिस्ट मानते हैं, वो मानता कि आम आदमी मानता है, वो मानता कि विद्वान मानते हैं, वो मानता, कौन मानता है? भाई ये साइंटिस्ट ही को विद्वान कह रहे हैं, और साइंटिस्ट जो मानते हैं आम आदमी उसको मानता है। नहीं, वो मेटाफिजिक्स की बात मत करिए, ये मेटाफिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये टोटल शीयर वर्तमान की साइंस की बात हो रही है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि डेथ इज द डेफिनेटिव एंड ऑफ करंट लाइफ, और ये कह रहे हैं क्वांटम फिजिक्स ये कह रहा है कि उनका जो परसेप्शन ये है इट मे नॉट बी ट्रू। ये कह रहे हैं एट द heart of this idea lies the principle that an observer influences reality, changing how it appears and its nature. The principle challenges the notion of an objective reality, implying that what we experience, including death, it could be a construct of our mind. वो कह रहे हैं हमारे माइंड का एक कंस्ट्रक्ट हो सकता है,
है नहीं तमाम। नहीं, ये जो है ना, ये स्वयं ही जो है ये इस बात को कह रहे हैं कि हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मर गया और हम ये ऑब्जर्व करें कि वो नहीं मरा है, तो क्या वो नहीं मरा है? एक प्रश्न ये उठेगा ना यहाँ पर। ये तो इल्यूजन हुआ है ना, ये वही तो ये कहना चाहते। ऑब्जर्वेशन तो देखिए यार, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो तो बिल्कुल डेफिनेटिव एक डाटा देता है। हाँ, हमने ये ऑब्जर्व किया, वो डाटा देता है। और परसेप्शन या इल्यूजन डाटा नहीं, ये डाटा की बात है। फिर ये कह रहे हैं नहीं, तो ये डाटा तो ये कह रहा है कि नहीं, हमारे ऑब्जर्वर्स पर ही यह निर्भर कर रहा है ना, हमारे ऑब्जर्वेशन पर निर्भर कर रहा है। ऑब्जर्वेशन डाटा आया है, तो ऑब्जर्वेशन पर निर्भर कर रहा है ना। तो क्या हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम जो है डेथ को डिनाई कर सकते हैं? ये कर रहे हैं ना। कहाँ डिनाई कर रहे हैं? डिनाई करने से क्या डेथ नहीं हो रही है? ये आगे लिख रहे हैं, डिनाई करने से क्या घटना रुक जा रही है, खत्म हो जा रही है? ये इसी पर तो आगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही इसी पर है। ऑब्जर्वेशन क्या इन्हें कहा आया वो ये डिस्कस कर रहे हैं। उस बाद उन्होंने अगला सेंटेंस लिया है कि इसमें और गहरे चलते हैं या तो और गहरे ले चल रहे हैं। बायोसिंथेसिस जो आप अभी सुन रहे थे, बायोसिंथेसिस इज द थ्योरी बाय डॉक्टर रॉबर्ट लांजा। It proposes that life and consciousness, अब यहाँ मेटाफिजिक्स भी आ रही है, that life and consciousness are central to the universe fabric. According to this view, space and time are not fixed entities but tools our minds use to interpret the world. ये हम भी मानते हैं, हमारा मेटाफिजिक्स भी मानता है कि सारी चीज रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नाइदर टाइम नॉर स्पेस। कोई रेफरेंस पॉइंट होगा तभी मैटर जी। इफ टाइम इज मियरली ए कंस्ट्रक्ट, और जो कि है, इफ टाइम इज मियरली ए कंस्ट्रक्ट, डेथ एज ए टाइम बाउंड इवेंट में नॉट ट्रूली एग्जिस्ट। ये इन्होंने ये एक थ्योरी प्रोपाउंड किया। क्वांटम थ्योरीज लाइक द मैनी। नहीं, तो ये टाइम किसको कह रहे हैं? माइंड के कंस्ट्रक्ट को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टाइम, इसका मतलब है नहीं, जो ये माइंड को कह रहे हैं कि माइंड के कंस्ट्रक्ट है टाइम। अगर माइंड नहीं रहे तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझको तो लगता है, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, अगर माइंड ना रहे तो टाइम नहीं रहेगा। हम जो ध्यान में जाते हैं, नहीं हम छोड़ दीजिए, ये बात समझिए। यहाँ पर अगर माइंड नहीं रहे, यानी कोई व्यक्ति ना रहे, माइंड तो ये व्यक्ति में जो होता है, हम व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राणी को अनेक व्यक्ति होंगे। नहीं, हम प्राणी की बात कर रहे हैं ना, सारे प्राणियों की बात कर ले रहे हैं। सारे प्राणी जो है समाप्त हो जाएं तो क्या टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। स्पेस में क्या कोई टाइम एग्जिस्ट करता है? स्पेस में या मान लीजिए, ठीक है, तो क्या आप ये मानते हैं कि जैसे कोई मशीन है, हाँ, डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है, कोई चीज़ गति कर रही है, हाँ, अगर आदमी नहीं रहे या आदमी जहाँ नहीं है, क्या वहाँ गति नहीं हो रही है? गतियाँ नहीं हो रही है? गति तो पृथ्वी भी कर रही है। हम रोटेटिंग बॉल पर बैठे, रिवॉल्विंग बॉल पर बैठे, क्या हमें पता चल रहा है? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात बताइए ना। आदमी या उसी का जवाब दे रहा कितने भी प्राणी हैं, अगर प्राणी नहीं हैं तो क्या गतियाँ नहीं हैं? तो मैं क्या अन्य तत्व नहीं हैं? आदमी के अलावा अन्य तत्व हैं, प्राणियों के अलावा अन्य तत्व हैं या नहीं है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि हम इस रिवॉल्विंग बॉल पर बैठे हुए हैं और हमको लग रहा है कि ये बॉल बिल्कुल स्थिर है, तो गति तो है, लेकिन हमको तो महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो बात दूसरी है। आप जो कह रहे हैं वो बात दूसरी है, इसका उससे मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर जितने भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, जिनके भी माइंड की बात हो रही है, हाँ, जीवित प्राणी में अभी तो वैज्ञानिक इस पर भी नहीं पहुंच पाए हैं कि वनस्पतियों में माइंड है या नहीं है। अभी तो इस पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल तो यहाँ ये बात हो रही है, लेकिन जितनी हमारे पास अवेलेबल डाटा है, जो हमने थ्योरी बनाई है, हम उसी पर बात नहीं। बायोसेंट्रिक थ्योरी का जो है ना, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। साइंटिस्टों ने इस थ्योरी के अगेंस्ट में भी तो थ्योरी दी है। ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी को पूरा मान लिया है पूरे विज्ञान जगत ने माना नहीं है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात है, जो जितने भी प्राणी हैं वे सारे प्राणी नहीं भी हैं तो भी जो है प्रकाश है, ये हैं, ध्वनियाँ हैं, ये हैं, और बड़े बड़े ग्रह हैं, पिंड हैं, तारे हैं, हाँ, तो वे सब पदार्थ गति कर रहे हैं,
मनुष्य अगर नहीं भी रहेगा, सारे प्राणी अगर न रहे, सबको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए एक तरह से, सारे मर जाएं, हाँ, या इनके उत्पन्न होने के पहले की कल्पना अगर की जाए और पहले की स्थिति देखी जाए, तो भी ये सब तत्व थे और गतियां हो रही थी। ये साइंस ने ये सिद्ध किया है। गति तो कोई ना कोई हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे तभी गति होगी। वो ठीक है, वो तो मान रहा है, वो बात वो है। तो कहने का मतलब है कि हम किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से हम गति को आंकते हैं ना। जब कोई प्राणी नहीं था तो भी गतियां हो रही थी, और किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट की जो बात है, रेफरेंस पॉइंट से हो रही थी। ठीक है, एक यहाँ रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से गति करके यहाँ आया, इसका मतलब हो गया कि अब इसके संदर्भ में हम टाइम आंक सकते हैं। यानी टाइम का जो वहाँ पर अस्तित्व है वह उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से था। तो इट इज द कांसेप्ट ऑफ माइंड। नहीं, माइंड का नहीं है। तो जो कह रहे हैं नहीं, ये गलत कर रहे हैं ना, माइंड का इसलिए ये गलत कर रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से अगर कोई ऑब्जर्वर है तभी टाइम है, इनके हिसाब से तो ये है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो भी टाइम है, मेरे कहने का मतलब ये है। यहाँ पर अब देखिए, ये मैं अंतर कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर के बाद भी ये क्या कहते हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि टाइम जो है ऑब्जर्वेशन के कारण है। मेरा कहना है कि टाइम ऑब्जर्वेशन के कारण नहीं है। अगर ऑब्जर्वर नहीं भी है तो भी टाइम है। हाँ, आप उसका रेफरेंस पॉइंट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस के कारण है। एक चीज़ एक यहाँ से चली यहाँ तक गई है, हम ऑब्जर्व नहीं भी कर रहे हैं, अगर वहाँ से गई है तो भी वहाँ पर टाइम है। ऑब्जर्वर नहीं है अगर, तो रेफरेंस पॉइंट को ऑब्जर्व करने वाला ही नहीं है। फिर हमारे जब ऑब्जर्वर जो है नॉन एक्सटिंक्ट है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी वो सब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम जब तक उसको देख नहीं हमारे नहीं होने से मतलब नहीं है। ये तो अपने को ये बायोसेंट्रिक है ना, ये अपने को सेंटर मान लिया। जैसे दुनिया में हर जो होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, इगोटिस्टिक होता है, वो सोचता है मैं ही केंद्र बिंदु हूँ और मेरे ही हिसाब से सब कुछ है। हम इस्लाम क्या कहता है, तुम्हारे लिए ही सब बनाया गया है। उसने ये मान, तुम्हारे लिए ही सब बनाया गया है, तुम ही हो, सबको खाओ, तुम्हारे लिए बनाया गया है। वो ये स्वयं को इगोटिस्टिक होने की वजह से हमारे कारण ये सब नहीं बने हैं। ये जो तत्व हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। तत्व तो अपनी जगह पर हैं। हम लोग जब नहीं भी थे तो भी गतियाँ हो रही थी, हम ऑब्जर्व नहीं भी कर रहे थे तो भी गतियाँ हो रही थी, और उसमें भी टाइम एक दूसरे के संदर्भ में रेफर था, उसमें भी टाइम था। हम लोग के साथ रही बताते हैं। और ये साइंस का ऑब्जर्वेशन भी, और साइंस के जो थ्योरी वाले हैं, जो क्रिएशन के थ्योरी दिए हैं, जैसे हबल टेलीस्कोप वगैरह वाले जो हैं, वो सब जो थ्योरी दे रहे हैं, कैसे बिग बैंग थ्योरी वाले दे रहे हैं, वैसे भी साइंटिस्ट ही ना। उन्होंने बताया जब मनुष्य नहीं था, कोई प्राणी नहीं था, उस वक्त की जो घटनाएं घटी और उस वक्त कैसे कैसे फैली, कैसे कैसे चीज़ हुई, तो वो तो होती है। जहाँ हम मनुष्य नहीं हैं, जिस स्थान पर, वहाँ भी गतियाँ हो रही हैं, वहाँ भी टाइम है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में वहाँ टाइम अलग है, ये कह सकते हैं कि इस एटम के संदर्भ में टाइम अलग है, वो कहा जा सकता है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है फिर भी टाइम है। ऑब्जर्वर ठीक है, उस टाइम को उस संदर्भ में आंक रहा है हुआ, लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर नहीं है फिर भी रेफरेंस के कारण वहाँ पर टाइम है। रेफरेंस वर्ड जहाँ आ गया वहाँ एक ऑब्जर्वर की जरूरत तो आएगी। नहीं, हु विल मेक दिस रेफरेंस पॉइंट? तो जो भी बनाने वाला है वो ऑब्जर्वर है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो रेफरेंस पॉइंट की मटेरियल से मतलब नहीं है। आप उसको महत्व दें या नहीं, आपके महत्व क्या मोहताज नहीं है ना। कहीं कोई घटना घट रही है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपका शरीर अपने से आया, ये ऐसा जो मानते हैं जो लोग, शरीर अपने से आया। महत्व की वजह से नहीं है घटनाएं हैं। आप महत्व सिर्फ अहंकार देता है कि हाँ हम महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी, अरे तुम्हारे लिए थोड़ी मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है अपने लिए नाच रहा है भाई, अपने मोरनी के लिए नाच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने देखा या किसी ने देखा इसलिए घटना हो रही है, नहीं, हमारे देखने के लिए नहीं हो रही है, वो हो रही है। ये अलग बात है, हमारे देखने की क्षमता है, हमारे रिसीव करने की क्षमता है तो हमने रिसीव कर लिया। वो हमारे देखने के कारण नहीं घट रही है, न ही हमारे ना देखने से ही उसको कोई फर्क पड़ जाएगा। वो घटना घटती रहेगी। ये अस्तित्व सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। हमारे ऑब्जर्वेशन के कारण ये अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व है इसलिए हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हमारे में ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी इसी अस्तित्व ने दी है हमें। ये नहीं है कि हम पहले ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी लेके आए और ये अस्तित्व अलग से आ गया, ऐसा नहीं है। इसी अस्तित्व के कारण ही, इसी अस्तित्व ने ही हमें ऑब्जर्वेशन की क्षमता दी, तब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ की गतियों को। हम नहीं भी थे ना तो भी गतियाँ हो रही थी और होती ही रहेंगी, हम जब नहीं भी रहेंगे
तभी ये होती रहेंगी। आखिर आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, जब हम नहीं रहेंगे, हाँ, तो ये उसी चीज को लेके चल रहे हैं। जब जो सेंटेंस अभी आपने यूज किया, ये उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये बात आ गई, बिना इस बात के तो हम लोग की अभी तक तो कल्पना है ही नहीं। हम रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, ये दो रेफरेंसेस हैं। ये उसी की बात कर रहे हैं, कहें कि ये रेफरेंसेस गलत हैं। हम रहें या ना रहें, हाँ, हमारे एग्जिस्टेंस रहेगा। इनकी हाँ, वो तो है, वो तो हम लोग मानते ही हैं इस बात को। तो ये प्रोपाइंट अभी तक तो फिजिक्स इसको नहीं मानती थी ना। अभी तक तो जो हमारा बायो साइंस है वो डेथ मानता है, और फिजिक्स इस बारे में कुछ कहता नहीं। फिजिक्स को जो डाटा मिल रहे हैं वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ये आगे कहते हैं, quantum theory, like the many worlds interpretation, also suggests that all possible realities coexist. जितनी पॉसिबिलिटी सब एक साथ हो सकती है। मीनिंग डेथ इन वन यूनिवर्स माइट सिग्निफाई continuity in other. While these ideas are speculative, they challenge our understanding of existence. वन यूनिवर्स की बात तो हम मतलब एक समझने के लिए कहा जा रहा है ये, लेकिन हम समझते हैं वन यूनिवर्स की बजाय आप इसको वन रेफरेंस कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। वन रेफरेंस कर सकते हैं कि डेथ इन वन रेफरेंस कैनॉट बी सेड दैट डेथ इन ऑल रेफरेंसेस हैपेंड। ऐसा नहीं कह सकते हैं। यूनिवर्स में अब हम किसको लेते हैं? हम अपनी खाली गाजीपुर को लेते हैं, हम अपने नहीं गाजीपुर को लेते उसको यूनिवर्स की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है ना, उस डेफिनेशन के तहत नहीं आता है ना। यूनिवर्स इन्होंने दी हुई है, हाँ, उस डेफिनेशन नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए, मेरा ये कहना था कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी पार्ट का डेथ हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि जो है डीएनए का भी डेथ हो गया। हाँ, तो ये है, तो वहाँ पर तो बॉडी एक अर्थ में दोनों में ही है, लेकिन वो बॉडी का लेवल दूसरा हो गया ना, लेवल दूसरा हो गया, रेफरेंस पॉइंट दूसरा हो गया। अभी ये जो कह रहे हैं कि हालांकि अभी स्पेकुलेटिव है और हमको खाली डाटा मिल रहे हैं, they challenge our understanding of existence, offering a fascinating lens through which to explore life and death. और इसके बाद ये इतना बताया है खाली, बाकी इसके बाद इसमें और डीप बड़ा लंबा ये आर्टिकल है, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था। इस आर्टिकल का मेन जो मुझको इंटरेस्टिंग लगा वो ये लगा कि बिहेवियर ऑफ लाइट जो होती है, पहले हम लोग का यही आइडिया था कि लाइट जो साइन वेव में चलती है, एक कंटिन्यूस पैटर्न है। फिर उसके बाद जो लाइट का जो फोटॉन पैकेट्स का एक हुआ है, जिस पर कि सोलर सेल बना एक हुआ है, वो एनर्जी के पैकेट्स चलते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और वो डॉटेड है, वो सिंगल लाइन में खींची जा सकती है। तो ये दो पैटर्न है। ये कह रहे हैं कि लाइट इज वेरी इंटेलिजेंट। जब लाइट को ये पता चल जाता है कि हाँ उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। जो ही वो ऑब्जर्व कर, उसको जो ही पता चल गया कि हाँ आई एम बीइंग ऑब्जर्व, वो अपना पैटर्न बदल देती है। ये पूरा नहीं मैंने पढ़ा, काफी लंबा आर्टिकल। हाँ, तो वो यंग्स एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? ये हमारे जो ऋषि थे, भर्तृहरि ऋषि ने कहा कि जो है कोई चीज़ बाहर की है तो हमारी आंखों के माध्यम से होकर दिमाग में जाती है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ है तो हमारे दिमाग से निकल करके वहाँ तक जाती है और वहाँ से फिर जो है रिएक्शन शो कर आता है। यानी कि कोई चीज़ जो है वहाँ से आ रही है और एक यहाँ से भी जा रही है, यानी इन दोनों के मिश्रण से ही वो घटना घट रही है। उनके ये कहने का मतलब था, वही बात यहाँ पर है। यानी कि कोई चीज़ जो गति कर रही है, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी हमारी आँख से भी जो तरंगें निकल रही हैं, जो रेडिएशन निकल रहे हैं, जो वेव्स निकल रहे हैं, उसका भी उसमें इफेक्ट है। इस बात को हमारे ऋषि ने कहा है, भर्तृहरि ऋषि ने। उसी बात को यहाँ पर जो है यंग ने अपने थ्योरी में कहा कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो लाइट जो है अपना बिहेवियर बदल लेता है, अपना व्यवहार बदल लेता है। तो हम देखते हैं का मतलब, इसको देखना
के बजाय ये कहना चाहिए इस जगह पर कि हमारे से जो तरंगें आँखों के माध्यम से निकलती है, हाँ, उससे वो बदल जाते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन उसके साथ हो जाता है। लाइट का रिएक्शन हमारे भीतर जो तरंगे हैं उसके साथ रिएक्शन होता है और उसके कारण उसका व्यवहार बदलता है। ये यहाँ पर है समीचीन कहना। अच्छा, इतना ही नहीं है, पदार्थ को फिर वैज्ञानिकों ने एक मतलब लाइट को वैज्ञानिकों ने पदार्थ के रूप में भी चेंज करके दिखा दिया। अभी हाल में हुआ ये लास्ट 15 दिन इटली का एक साइंटिस्ट है, उसने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया है और एक वो प्योर लाइट थी। हाँ, वो प्योर लाइट है, तो प्योर लाइट को उन्होंने जमा दिया है। तो ये तो बहुत पुरानी थ्योरी थी, E = mc², दोनों इंटरचेंजेबल हैं। हाँ, वो थ्योरी थी, लेकिन इन लोगों ने ये प्रूव हो, इसको प्रूव्ड हो गया। वो हाइपोथेसिस हाँ, थी हाँ। और हाइपोथेसिस नाउ दे हैव इटली में दे हैव प्रूव्ड। वो थ्योरी थी, हाइपोथेसिस नहीं थी बल्कि थ्योरी थी। उसका उन्होंने फार्मूला भी दिया था आइंस्टीन ने। हाँ, उसको थ्योरी को इन्होंने वो कर दिया, प्रूव कर दिया प्रैक्टिकल में। तो यह तो है नेचर। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये आपको इसलिए भेजा था, ये फॉरवर्ड किया था कि देखिए जो मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे ये एक कन्वर्जन की ओर जा रहा है। एक पॉइंट पर ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते दिख रहे हैं और नाउ मेटाफिजिकल थ्योरीज आर बीइंग सपोर्टेड बाय दिस फिजिक्स। हाँ, ठीक है। ये तो वह तो है ही। तो हम लोग के जो वेद में और उपनिषदों में, गीता में जो लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है तुक्के में। उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है और उनका ऑब्जर्वेंस ये है कि वो उन्होंने अपने भीतर ऑब्जर्व किया है और उसको बाहर प्रूव नहीं किया है। और ये लोगों ने बाहर प्रूव करके दिखाया है, आज के भौतिक वैज्ञानिकों ने। ये आज भी होम्योपैथी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलरली एलोपैथी वो उसको एक साइंटिफिक वो नहीं मानता है, एक पैथी नहीं मानता है, जबकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि होम्योपैथी पूरी पैथी है। ये तो नहीं मानता है। इसके पीछे कारण ये है ना, ये लोग तो आयुर्वेद को भी नहीं मानते हैं। आयुर्वेद को भी नहीं मानते हैं। तो इनके पीछे कारण है कि इनकी एक लॉबी है, गिरोह इसमें है, इकोनॉमिकल रीजन है। नहीं, वो मैं जानता हूँ, वो इकोनॉमिकल रीजन है, जिसके कारण ये लोग सोचते हैं कि इनको आने ही नहीं देंगे, हम साइंस की कैटेगरी में आने ही नहीं देंगे, जबरदस्ती। इनका दबदबा है चारों ओर, घूस दे के नेताओं को वो कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। और यहाँ भारत सरकार ने कह दिया कि नहीं, इनको भी जो है आयुर्वेद वालों को भी सर्जरी का वो मिलेगा। अब उसमें हो अल्लाह मचाया इन्होंने, लेकिन क्या बिगाड़ दिया। थोड़ा सा आपका जो कथन ये थोड़ा सा डेविएशन हो गया। मैंने जो पॉइंट उठाया, मैंने ये कहा था कि इस टाइप की चीज़ें एक ब्रॉडर लेवल पर एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे एलोपैथी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट होम्योपैथी और आयुर्वेद। हाँ, है ना, करना पड़ेगा। जैसे एलोपैथ के हिसाब से जो पारा है, तो पारा तो हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसीलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं वो यूरोप में बैंड है, क्योंकि इनमें पारा, जबकि यहाँ पारा भस्म बनाया जाता है। पारा के रूप में बैंड हो सकता है। हाँ। लेकिन पारा को जो हम रिएक्शन में डाल दिए, शोध दिए उसको, और उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है कि इसका इस तरह से प्रयोग होता है, तो फिर आप उसको प्रतिबंधित कैसे कर रहे हैं? यानी पक्षपात होकर कर सकते हैं। कर रहे हैं ना। हाँ, तो पक्षपात होकर कर रहे हैं। जब हम पारा को किसी से मिक्स कर दिए, मान लीजिए पारा को सल्फर से मिक्स कर दिए, तो पारा को सल्फर से जब मिक्स कर दिए हम कम्प्लीटली, तो वो फिर वो नहीं रह गया पारा, वो पारा नहीं रह गया ना, उसमें रिएक्शन हो गया ना। इनके भी आयुर्वेदिक ड्रग्स जिसमें पारा रहता है, जिसमें वो लिखते हैं उसके कंपोनेंट्स में कि पारद भस्म कर दिया है, तो उसको बैन कर दो, उसको अलाउ नहीं करते भाई। अलाउ नहीं करते, उसका क्या लॉबी है ना, वहाँ कानून बना दिया है, इसलिए तो नहीं करते हैं सर। अगर वहाँ की सरकार कह दे कि नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर क्या कर लेंगे भाई? ये तो कानून की बात है, पैसे की बात है। पैसा दिया आपसे अपना कानून बनवा लिया अपने अनुसार। अब जैसे आज भी है, जो लीवर के लिए जो दवा है LIV-52, सबसे ज़्यादा वाइडली नोन दवा ये है, आयुर्वेदिक है।
शायद जहाँ तक मैं अपनी जानकारी पर मुझको पूरा इत्मीनान नहीं है कि एलोपैथ में इसके पास दवा नहीं है। आई डोंट नो, ये मेरे को डॉक्टर नहीं पहले बहुत पहले कहा, अब आ गई हूँ इधर बस बाजार में, तो मुझे नहीं पता। लेकिन लिफ्ट 52 को तो हर एलोपैथ डॉक्टर भी लिखता है। भाई पहले तो साइंस की परिभाषा को इन्होंने बहुत संकीर्ण कर दिया है। जब हम उसको टेस्ट किए, हजारों मरीज पर टेस्ट किए, लाखों मरीज पर टेस्ट किए, और उसका परिणाम का एक पैटर्न आया है हमारे पास, तो हमको मानना पड़ेगा ना कि उसका ये इफेक्ट आता है। इसको नहीं मान रहे ना, इसको तो कह रहे हैं इसको तो होम्योपैथी भी फेल है। तो उसमें तो आपका ये क्या कहते हैं, एलोपैथ भी फेल हो जाएगा। ये इनकी कौन सी दवा है जिसमें 100% सब ठीक हो जाते हैं? इनकी कोई दवा है ऐसी एलोपैथ की जिसमें कि सब लोगों पर एक ही रिएक्शन होता हो और एक ही प्रकार से सब ठीक होते हों? आपकी एलोपैथ की दवा, कितनी दवा खा कर के लोग मर रहे हैं, कितने का रिएक्शन हो जा रहा है, एलर्जी हो जा रही है। तो आपके दवा का कौन सा सिस्टम है? तो एलोपैथ वाले भी इसका दवा नहीं कर सकते। साइंस से अगर बात करें तो साइंस कभी भी नहीं कहता कि 100% ही रिजल्ट होना चाहिए। अगर साइंस में तो ये धीरे 35% से भी ऊपर को साइंस ही माना गया है। होम्योपैथी को जैसे जैसे एक्सेप्टेंस मिला, और आयुर्वेद का मैंने जैसे ये 52 का एग्जाम्पल दिया कि इवन मतलब कि जिसे कहते हैं कि चोर दरवाजे से एंट्री कर लेना या चोर दरवाजे से एक्सेप्ट कर लेना, वैसे उन्होंने ये 52 को एक्सेप्ट कर लिया, तो आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही फिजिक्स ने मेटाफिजिक्स को एक्सेप्ट किया। नहीं ये हाँ, आप देखिए ना, आयुर्वेद की दवा अमेरिका में भी बिक रही है कि नहीं बिक रही है? जाती है तब और कैसे बिक रही है? और वही लोग वहाँ रिकमेंड करके दे रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। खूब जाती है। मैं जानता था जब मेरी तैनाती थी कुशीनगर में, तो वहाँ हाटा का एक मुसलमान था, वैद्य था, वो सारा अक्सर जाया करता था वहाँ अरब कंट्रीज में। तो वहाँ पर वो बाजीकरण वाली जो वो सब ज़्यादा बिकती है, तो मुसलमान था ही, तो वो ये यहाँ का ये बना करके लेके जाता था, वहाँ खुद बिकता था। जबकि उनको तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है यूरोप का, उनके लिए कौन सी चीज़, वहाँ के जो पॉपुलेशन इसको यूज़ कर रही है, तो उनके पास तो वेल्थ तो एबंडेंस में है, फिर भी इसका यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि इफेक्टिव है। और ये एलोपैथ के डॉक्टर भी जो है, मैंने देखा है, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, ये क्रेडिट नहीं देना चाहते आयुर्वेद को। ठीक करेंगे आयुर्वेद से और क्रेडिट लेना चाहेंगे एलोपैथ का अपना। 4 अपनी दवा दे दिए, एक उस आयुर्वेद की चला दिए या 2 चला दिए, और कहेंगे ठीक हमारे से हुआ। जब तुम्हारे से ठीक हुआ तुम उसकी क्यों चलाए? तुम अपने चला के ठीक करते तो मानते, तुम उसकी चला रहे हो और क्रेडिट अपने ले रहे हो। ये सब धोखेबाजी है और कुछ नहीं है। सब चल रहा है। हाँ, उसी तरह से आयुर्वेद के भी डॉक्टरों को भी मैं देखता हूँ, आयुर्वेद की भी कुछ दवा दी है, कुछ एलोपैथ की दवा दे देते हैं। हाँ, जितने सरकारी इसका तुमको अपने पर भरोसा नहीं है, तुम आयुर्वेद दे रहे हो तो आयुर्वेद से करो ना। डॉक्टर डीपीसी में वो भी करते हैं, होम्योपैथ एलोपैथ सब मिला के देते हैं। अच्छा, डीपीसी डॉक्टर डीपीसी इस मामले में एमडी सिंह बिल्कुल प्योर है। एमडी सिंह पहले इंजेक्शन रखते थे बिल्कुल शुरुआत में, डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे। अभी इनकी नई प्रैक्टिस थी, इनको भी पूरा अपने पर विश्वास नहीं था, तो लगा देते थे। तो उसके बाद इनको ये आया कि जब मुझको यही करना है तो फिर होम्योपैथी अधूरी है। फिर इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो जो बता रहे हैं कि तुरंत फ़ायदा होता है अगर सही दवा चुन ली जाए, तो जीभ पर जाते ही सही करती है। तो एमडी सिंह ने ये सोचा इसका मतलब है ये मेरी कमी है कि मैं सही दवा नहीं चुन पा रहा। इन्होंने उसी समय इंजेक्शन फिजेक्शन निकाल के फेंक दिया। उसके बाद से इनका कोई मरीज आके कहता भी नहीं, सब जानते हैं इन्हीं की दवा चाहिए। और सही दवा आते ही वो तो मैंने स्वयं अपने शरीर पर अनुभव किया, जीभ पर गई नहीं और उसका असर दिखना शुरू हुआ। हाँ, तो जो डॉक्टर हैं, जिसके आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि आप अलग दवा भी देते हैं, देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको क्रेडिट भी देना चाहिए। फिर आप ये नहीं कर सकते कि भाई खाली हमारी है, तब भी ठीक है। आप क्रेडिट भी दीजिए, आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि साइंस सब है। जब साइंस सब है तो आप प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप एक को पक्षपाती ढंग से, अन्यायपूर्ण ढंग से आप नहीं कर सकते कि वो बेकार है।
और हमारी सही है और उसका यूज़ भी आप कर रहे हैं। ये तो साहब ये तो तब भी ठीक है। मैं तो एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जौनपुर के, और डॉक्टर क्या है, ऐसे यूनानी वाला है, वो तो स्टेरॉइड देता है, स्टेरॉइड 1.5 रुपीज़ के पुड़िया बना के, वो कभी दवा लिखता नहीं है। और असाध्य लोग जाते हैं, अरे घुटना का तो डॉक्टर बता देंगे रहा कि वो ठीक ना हुई, और स्टेरॉइड पेलते ही सही। लेकिन जहाँ अब स्टेरॉइड में 10 दिन का बस कोर्स चलाया जा सकता है स्टेरॉइड का, ज़्यादा चला नहीं सकते हैं। और उसके बाद स्टेरॉइड के बाद तो कोई दवा काम भी नहीं करेगी फिर। अब उसके बाद वो कहाँ आएंगे, और आएगा भी कहेगा कि अब तूने बदपरहेजी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसी को भगा देंगे सर। बहादुर खान नाम का एक है जौनपुर केराकत में है, आप जानते हैं। हाँ तो ये काम कर सके ना, हिंदू बनाए थोड़ा कि वो करे। नहीं, इसमें तो सब लोग करते हैं, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि सब लोग वही कर रहे हैं। इसमें से पैसा के लिए यहाँ सब लोग करने को तैयार है। अरे पैसा वही ना, पैसे खाते पूरा व्यवस्था लोगों है। को पता ही नहीं है स्टेरॉइड वाला। स्टेरॉइड का हम पे MD ने बताया। ऐसे ही बात ही मैं जौनपुर पोस्टेड था, मैंने बताया बहुत लोग जाते हैं उधर। बहादुर खान अरे मैं जानता हूँ, उसके पेशेंट्स मेरे पास आए हैं तो जो सिम्टम दिखाई दिया वो सिम्टम स्टेरॉइड का, स्टेरॉइड दे दिया उसको। तब मुझे लगा कि ज़्यादातर झोला छाप डॉक्टर इसका ही दे रहे हैं। यहाँ पे भी जो चंदौली में एक है मुसलमान बस्ती पाला लकवा को मार देता तो वो जाते हैं दिखाने। हाँ नहीं बजा। हाँ वो कहती थी सुना है, कोई मुसलमान है उसके अंदर बड़ी भीड़ होती है, वो भी स्टॉइड देता है। वही लगाता है। 10 दिन स्टॉइड देता है, उसके बाद वो 10 दिन का ही कोर्स होता है स्टेरॉइड। और उसके बाद फिर वही तो इसका लाइफ पूरा झोला छाप डॉक्टर कोई डिग्री नहीं उसके पास। लेकिन ब्रेन वाले जो पैरालिसिस होता है अभी उसके यहाँ उसके हम पहले से वाले ही जाते हैं। हाँ तो ये हो गया बहादुर खां के यहाँ। उसी तरह जल्दीपुर में ऐसे करते हैं वहाँ पर तो ये सब चल रहा है लोगों का। और जल्दीपुर में कुछ बाहर है, ऐसा थोड़ा ही मुसलमान है। महाराज जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम में अपना पैसा कमाने की जात नहीं, कुछ ऐसे पैसा जो कमाने की इच्छा है वो हर तरह का प्रयोग कर लेता है। हाँ हाँ, आदमी को तत्काल आराम चाहिए तो तत्काल की चीज़ को दे देता है। अब 10 दिन 20 दिन, मान लीजिए कि 1 महीना मेरा मरीज रहा, वो 1 महीना उससे पैसा ले लिए, फिर भाग जाओ, बहुत नए मरीज आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 महीना तो उसको उससे पैसा निकाले, ऐसा चल रहा है। जैसे हम इतना दिन से परेशान हैं मुझे, मतलब एक ये था स्टोनो ने हमारा और उसका इंटरव्यू लिया, और लेने के बाद जो उसने चाहा कि ये सब बच जाए, उसने उस बात को लिख दिया और वो आज तक कायम है। मैंने प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक को लेटर लिखा, लेकिन वही जवाब जाता है। फिर बुलाकर नहीं कहते हैं सब कि हाँ तुम्हारी क्या परेशानियां हैं, क्या है। सिर्फ वही रिपोर्ट वही मुसलमान है कि सारा को लगा देता है। हम इसी से परेशान हैं। अभी फिर दिए हैं एक एप्लीकेशन, फिर उसी के यहाँ गया है। देखिए वही रिपोर्ट लगाता है, दूसरा कोई नहीं। और उसके ऊपर सीओ भी गर्म हो गया था, गौरव कुमार सीएम थे, सीओ थे, वो गर्म हो गए उसके ऊपर। तुम मेरे से बिना पूछे क्यों दस्तखत करा दिया। कोई एक दवा थी ना जिसके लिए रामदेव जी को कोर्ट ने वो किया था, तलब किया था। हाँ उसकी थी ना कोरोना में जो उन्होंने लिखा कि कोरोना वाली। हाँ, कहा कि हम ठीक कर दिए। अरे ठीक भले तुम कर दिए लेकिन तुम ठीक नहीं कर सकते। कोर्ट ये कर रहा है, ठीक कर दिए लेकिन नहीं कर सकते, तुमको पहले जो है ICMR से जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक कर दिए लेकिन आपको चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक करने के लिए तुमको अलाउ नहीं है। तो ये तो हालत है यार। उनके खिलाफ कौन गया था, किसने? IMA में। और IMA इज ए क्रिश्चियन बॉडी, लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन बॉडी चर्च का है। डॉक्टर्स नहीं जानते हैं इस बात। क्रिश्चियन बॉडी खाली वही थोड़ी है, जितने भी आपके बड़े बड़े संस्थाएं हैं, हाँ। और वो सब तो वही पश्चिम जगत का है, यानी क्रिश्चियन का है। अगर धर्म के हिसाब से देखें तो क्रिश्चियन का है, अगर आप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो भाई पश्चिम जगत का है। जगत धर्म वाइज नहीं है ना, मैं उसमें चर्च शब्द यूज करूंगा, मैं क्रिश्चियन भी हटाइए, चर्च से रिलेटेड।
जब क्या होता है कि वहाँ कंट्रोल हो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसको शायद ही कोई जानता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट था उसमें ये कहा गया, देखा गया कि ये हम खाली वहाँ व्यापार करने नहीं गए हैं, हम यहाँ डार्कनेस हटाने गए हैं और यहाँ इवांजेलिस्ट एक्टिविटीज करने गए, कन्वर्ट करने गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में एक मेंबर था डुंडा, उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो इनके स्कॉटिश और आयरिश जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि ये साले तो वहीं के उसमें हो गए, ये देसी नवाब हो गए, वो यहाँ के तौर तरीके अपना लिए थे, उर्दू कोई पढ़ने, पर्शियन पढ़ने लग गया, कोई संस्कृत पढ़ने लग गया, इसी में हो गए थे। दे वर वेरी सिंपैथेटिक टू आवर कॉज। तो उसने पलटा और इसीलिए सन 1800 में ये आया। 1800 में जब ये लॉर्ड क्लाइव आया है, लॉर्ड क्लाइव ने सब चेंज करना शुरू किया है आकर के, और उसके बाद उसका हुआ कि परिणाम 57 में क्रांति हो गई। उसी के उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ये तौर तरीका नहीं था। चर्च है इसमें पीछे, चर्च लॉबी है। वह तो जब व्यक्ति जाता है ना, तो उस व्यक्ति में जिस जिस चीज़ के संस्कार हैं उसके साथ साथ वो सब चला जाता है। कि एक व्यक्ति खाली शुद्ध रूप से वो एक इकोनॉमिस्ट थोड़ी होता है, शुद्ध रूप से वह एक व्यापारी थोड़ी होता है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध रूप से कुछ भी नहीं होता है, उसके अपने संस्कार होते हैं, उसकी संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, उसकी भाषा है।